नमस्कार दोस्तों। तो आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप नए साल में स्वस्थ रहेंगे। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, हाल ही में चाइना ने टेम्परेचर बॉर्डर पे फिर से गर्म कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख पर उसने कहीं ना कहीं हरकतें शुरू कर दी हैं। और चाइना की इसी हरकतों को देखते हुए मैंने आज बहुत ही खास हमारे मेहमान, रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, पीएचडी हैं वो, और लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट कहा जाता है, उनको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। सो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Pushkar. Always a pleasure to be part of your show. थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय ऑल प्लेजर। सर, अभी हाल ही में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं, और चाइना ने एग्रेसिवनेस फिर से दिखाना शुरू कर दिया है बॉर्डर पर। और प्रोपेगेंडा में तो वो लोग माहिर ही हैं, और अभी उनका प्रोपेगेंडा बस्ट हुआ है कि उन्होंने जो उनके आर्टिस्ट हैं उनको लेकर उन्होंने अपना वीडियो बनाया था। खैर, बहरहाल, सो आपको क्या लगता है सर, हाउ डू यू रीड द लेटेस्ट डेवलपमेंट एट लद्दाख? सो डू वी सेंस ए मोर ऑफेंसिव चाइना गोइंग फॉरवर्ड, और आर दे गोइंग टू ओपन ए सेपरेट ऑल टुगेदर न्यू फ्रंट, इधर इन अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल की तरफ या लद्दाख में वो लोग और कुछ करने वाले हैं क्या? आपको क्या लगता है सर? थैंक यू पुष्कर। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने रेज किया है। आज का जो डिस्कशन है उसका आगाज करने के लिए चाइना, अगर आप चाइना को डीपली स्टडी करें तो आपको एक निष्कर्ष सामने आता है कि चाइना स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर, चाइना का जो बिहेवियर अगर आपने देखा होगा रशिया के अगेंस्ट या यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट डिफरेंट है, और इंडिया के अगेंस्ट डिफरेंट है। चाइना इंडिया को एक थ्रेट, ग्रेट थ्रेट समझता नहीं। वो सोचता है कि वो जब भी जैसे भी अपने मैनूवर्स करेगा एलएसी के ऊपर, वो इंडियन रिस्पॉन्स उसको मिलेगा नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगी। और इसीलिए अगर आपने पिछले 15-20 साल की अगर एक्टिविटीज अगर आप एलएसी के ऊपर देखोगे, चाइना पीरियोडिकली एक पैटर्न है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, हर एक 3 साल में चाइना एक बड़ी हरकत करता है और इंडिया प्रोटेस्ट करता रहता है, और उस हरकत का मुंह तोड़ जवाब नहीं देता। तो Exactly. उसका एडवांटेज चाइना ने उठाया, और अप्रैल 2020 में जो चाइना ने इनकर्शन की है, आज ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने एलएसी के ऊपर डिस्प्यूटेड एरिया जो है उस पर कब्जा कर लिया है। हम बेशक अपने मीडिया में और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते रहे कि चाइना अंदर नहीं आया है और हमने 1 इंच नहीं दिया है, तो बेशक वो हमारे ऑक्यूपाइड एरिया में नहीं आया, पर उसने वो एरिया ऑक्यूपाई किया जो जिसको हम क्लेम करते। और सिचुएशन आज ये आ गई है कि चाइना ने एलएसी की अलाइनमेंट ही बदल दी, और अभी वो अपनी नई अलाइनमेंट के हिसाब से नेगोशिएशन करेगा।
हम्म। और अगर आपने कॉर्पोरेट में भी अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको नेगोशिएशन का एक मेथोडोलॉजी है, टेक्निक है, एक तरीका है नेगोशिएशन करने का, तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टी स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, वो नेगोशिएशंस को डिक्टेट करती है। और अगर 13 मीटिंग्स हो चुकी है कोर कमांडर के लेवल पे और 14th मीटिंग की बात की जा रही है, तो हम क्यों कर रहे हैं ये मीटिंग? क्या हासिल हमने किया अभी तक 13 अपनी मीटिंग्स चाइना के साथ करके? और क्यों नहीं जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चाइना के साथ एंगेज करते? 2020 में एक एंगेजमेंट हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, उसके बाद क्या हुआ? सितंबर में हुई थी, 10 सितंबर, अगर मेरी मेमोरी सही है। हाँ जी। उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? क्या हमने कोई भी प्रेशर चाइना के ऊपर डाला है? तो सर आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ पर है? ये हमारी लीडरशिप की कमी है, ये हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है, या आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी कोई स्टेप लेने से हेजिटेट कर रही है? तो आपको क्या लगता है कि सर हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ कमी है? विजन कमी है, हमारी करेज में कमी है, क्या लगता है आपको? कमी है हमारी कैपेबिलिटी, कमी है हमारी तैयारी में, कमी है हमारी सोच। ये अगर मैं इसराइल का आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, और अगर ये इसराइल के साथ अगर हुआ होता, तो आप सोचते हैं कि इसराइल चुप बैठा होता अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ना, हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो एक तरीके से जो चल रहा है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एक्शन करती है तो ऑपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करता है। कंट्री में यूनिटी नहीं है। बट सर डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही है ना, डेमोक्रेसी में नहीं, तो अपोजिशन ऑलवेज अपोज डेमोक्रेसी करेगा। नहीं, सी, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पे डेमोक्रेसी का जो आप उसकी आड़ में हाँ जी। आप गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर सकते, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ठीक है, गवर्नेंस को अगर आप डेमोक्रेटिक वे से, आपकी फार्म एजिटेशन होगी, फार्मर्स की एजिटेशन होगी, या आप इसको कोई भी आपका सीएए का आपका लॉ था, और आपका जो बाकी आपकी जो कंट्री में चल रहा है, आप उसको अपोज करो। पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, दुश्मन भी हमको देख रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल और बिल्कुल। दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है, बिकॉज दुश्मन ने अपने बंदे डाल रखे हैं हर एक जगह। अभी मैं जानकारी है मुझे, बट इस फोरम में मैं इतनी सारी चीजें आपको बता नहीं सकता हूं कि चाइना भी कुछ ऐसे लोगों को हमारी कंट्री में फंड करता है, जो ये गवर्नमेंट का जो हर एक जो एक्शन है वो उसको अपोज करते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल अपोज सही करते फरमाया। हैं। अभी आप मुझे बताओ, चाइना ने 23 अक्टूबर को अपने बॉर्डर लॉज बदली कर दिए, और उसमें बोल दिया कि जहां पे हम हैं वो हमारा बॉर्डर है, और हमारी सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर कोई भी आघात पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके बाद उसने
624 विलेजेस को पूरे एलएसी में डेवलप करना शुरू कर दिया। तीसरा, उसने जो अरुणाचल में 15 प्लेसेस को, जगह को, ये उसने उनके नाम ही बदल दिए और बोला कि अरुणाचल साउथ तिब्बत का हिस्सा है और वो हमारा क्लेम है और उसमें हम इंडिया के क्लेम को मानते नहीं। फिर इसके तुरंत बाद पेगोंगशू लेक, जो 2/3 चाइना के हिस्से में आता है, एक ब्रिज बना दिया और वो ब्रिज खुरनाक फोर्ट करके एक जगह है, वो उसके पास ये ब्रिज बना है। और ब्रिज क्यों बनाया? चाइना ने, जब इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंजेस को ऑक्युपाई किया था, तो चाइना को एक लेसन मिला, बिकॉज चाइना की मोबिलाइजेशन टाइम लगा उनको वहां पे पहुंचने के लिए। और अभी ये ब्रिज के बनने के बाद नॉर्थ और साउथ पेगोंगशू चाइना ने अपना कनेक्ट कर लिया और जो हरकत 15 घंटे लेती थी, अभी वो 2 या 3 घंटे में वो हरकत पूरी हो जाएगी उनकी। तो सर आपको फिर क्या इसके लगता है? बाद ये जो हाँ जी, प्रोपेगेंडा चला रहा है, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, प्लीज ये कंटिन्यू। जो प्रोपेगेंडा अपना चला रहा है, झंडा लगा रहा है, नेशनल एंथम दे रहा है, उसको वीडियो बना रहा है, और चाइनीज एम्बेसी जो है इंडिया में, वो हमारे लेजिस्लेचर्स को एक नोटिस देती है कि आप तिब्बत के बारे में बात नहीं करेंगे और दलाई लामा के बारे में इसको बात नहीं करेंगे। तो ये सब क्या दिखा रहा है आप? चाइना की एक 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है बिल्कुल और सर। वो उसको अंजाम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर। और अगर ये जितने भी इंसिडेंट्स आपको मैंने अभी गिनवाए हैं, ये इस तीनों कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। बॉर्डर लॉज, लीगल वॉरफेयर, वीडियोस और नेमिंग ऑफ प्लेसेस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और पब्लिक ओपिनियन भी इसी में आ जाता है जब आप इसको वीडियो को अपने पॉपुलेशन को दिखाएंगे। बिकॉज बेसिकली ये वीडियो चाइनीज पॉपुलेशन के लिए या उनके लोगों के लिए था कि देखिए हम वहां बैठे हुए हैं और इंडिया को हमने बैकफुट पे कर दिया। तो ये सब जो आप इसको देखेंगे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी चाइना की जो जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और चाइना की आई है, अच्छा उसमें एलएसी का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, उसको बॉर्डर एरियाज बोल दिया। अच्छा, उसमें स्टेटस को एंटी का जिक्र नहीं है। और उसमें डिसएंगेजमेंट का खाली जिक्र है, विड्रॉल का कोई जिक्र नहीं है। तो अभी जो चाइना जो है आगे के लिए, जो उसकी 1959 की क्लेम लाइन है, अगर आप उसके अलाइनमेंट मैप पे देखेंगे, चाइना वहां पे पहुंच चुका है। देप्सांग में वो अपनी 1959 क्लेम लाइन पे आ चुका है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में आ चुका है, और पगोंगसू में आ चुका है। और डेमचौक का एक ही एरिया है जहां पे वो अभी वहां पे पहुंचा नहीं है। तो अभी जितनी भी फ्यूचर नेगोशिएशंस आप चाइना के साथ करेंगे, वो अपनी 1959 की क्लेम लाइन पे चलेगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सर, और अगर चाइनीज आइडियोलॉजी को अगर आप समझे, तो वो एक आइडियोलॉजी ऐसे है कि
हम लोग आपसे सुपीरियर हैं, आप और हम में कोई मुकाबला नहीं है, और जो भी हम आपको बोलेंगे और वो आपको मानना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो प्रेपरेशन है, जो लड़ाई की हम, ये जो अभी अब इसको देखेंगे, अभी हम इसको डिस्कस अपना करेंगे आगे, वो उसका आपको स्ट्रेट अवे इम्प्लीकेशन आपको नजर आ जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड चाइना और इंडिया का कोई वॉर या कुछ स्क्रीमिश या कोई शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला है? क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपके दो पार्ट्स में बांटूंगा। हम्म। पहला होगा कि शी जिनपिंग ने अभी रिसेंटली एक मोबिलाइजेशन ऑर्डर इशू किया, और उस मोबिलाइजेशन ऑर्डर में उसने अपना क्या बोला है। जनवरी में निकाला है इसने, पिछले साल, ये मोबिलाइजेशन ऑर्डर, और ये क्या बोला है उसमें, और दूसरा हमारे पास क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है चाइना की हरकत। बिकॉज आजकल देखिए, सैटेलाइट इमेजरी हर एक जगह अवेलेबल है। जो चाइना करता है हम भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स भी मॉनिटर कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऐसे बेहतरीन सैटेलाइट्स हैं, और उनकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी है कि वो इंडिया के साथ अपना शेयर करता रहता है इंटेलिजेंस। और एक हमारा एग्रीमेंट भी है, कॉमकोजा करके है, हाँ जी। एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो शी जिनपिंग ने क्या बोला? अच्छा, उसने बोला है कि यू शुड बी प्रिपेयर टू एक्ट एट एनी सेकेंड। इसका मतलब है कि तुम सेकंड के अंदर अपनी जो फौज है, हम अपनी तैयारी पे हैं। दूसरा, हम एक अपना इंच अपनी टेरिटरी नहीं देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट उसने मुद्दे निकाले। तीसरा उसने निकाला कि हमको केपेबल है हम लड़ने के लिए और जीतने के लिए। चौथा, उसने पूरी फौज के लिए इस साल $200 बिलियन बजट सैंक्शन कर दिया। अभी आप इंडिया का, अगर आप इससे अपना कंपेयर अपना करेंगे, तो इंडिया तो कहीं भी नहीं है। कितना पैसा हम अपने डिफेंस में खर्च करते हैं? ओनली 1.56% ऑफ द जीडीपी, और चाइना 8 to 10% पे है। तो हम कैसे, और चाइना का जीडीपी हमसे ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी पे शी जिनपिंग ने बोला है कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये तो मोबिलाइजेशन ऑर्डर की बात हो गई। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या बोलती है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि चाइना ने अपने जितनी भी वहां पे फौज है, वो चाइना ने रोटेट कर दिया। मींस जो फ्रेश ट्रुप्स आ गए वहां, थकान थक गए थे जो वहां पे थे पहले, अभी उनको रिप्लेस कर दिया है। ऑलमोस्ट 100% इसने कंप्लीट कर दिया। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? ये फालतू में थोड़ी कर रहा है ये सारे काम, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है वो। हाँ जी। अच्छा, दूसरा, उसने चाइना की एयरफोर्स जो है वो वीक मानी जाती है, और स्पेशली एलएसी के एरिया में उनके जितने भी एयरफील्ड्स हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो जो ये उनके जो एयरक्राफ्ट की जो रीच है, वो हमारी एयरक्राफ्ट की रीच से कम है। तो चाइना ने क्या किया, अपने 3 अपने नए एयरफील्ड बना लिए हैं अभी, और बिल्कुल एक वॉर फुटिंग पे इन पे काम चल रहा है। टिंगरी हो गया, डैमजुंग हो गया, ये एरियाज में बना। और जो 5 एयरफील्ड जो इनके एग्जिस्टिंग है वहां पे, उनको अपग्रेड कर दिया है। काशगर हो गया, लासा हो गया, होटन हो गया।
और हर एक एयरफील्ड के ऊपर इसने अंडरग्राउंड, जो आप उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात कर दी। और जितने भी एयरफील्ड्स हैं वहां पे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की तादाद डबल कर दी। ये सब आपको क्या इंडिकेशन अपना दे रहा है? और इसको बहुत सारे और भी है, उसने अपना कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया वहां पे। और जो S-400 है चाइना के पास, उसको डिप्लॉय कर दिया है। और जो उसकी आर्मी है उसने 100 टैक्टिकल एक्सरसाइजेस लास्ट ईयर में ऑलरेडी कर दी है। अपनी एयरबोर्न ब्रिगेड जो है उसने उसको एक्टिवेट कर दिया है। और जितने भी डिफेंसेस हैं और फोर्टिफिकेशंस हैं उनको मजबूत कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और साथ साथ आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि एक रोबोस मशीन गन के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबो, जो उसके बॉर्डर गार्ड्स हैं, जो बॉर्डर पे जैसे हमारी BSF होती है, चाइना के बॉर्डर गार्ड्स होते हैं, वो बॉर्डर गार्ड्स में इसने वहां पे रोबोस डालने का प्लान लगा दिया है। और वो रिमोट कंट्रोल के साथ फायर करेगा। और खबर ये है कि 88 रोबोज इसने तिब्बत के एरिया में डिप्लॉय कर। तो अगर आप ये सब देखेंगे और साथ साथ इसका जो प्रोपोगेंडा है, इंडिया को ये दिखाना चाह रहा है कि इंडिया एक अग्रेसर है। आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया ने ये निकाला है। डोकलम के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया ने एक अग्रेसिव एक्शन लिया था डोकलम में। हम तो वहां पे बस अपना जो है नॉर्मल अपनी पेट्रोलिंग करने आए थे। और ये भी बता रहा है कि अक्साई चिन को इंडियन पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो भी एक यूनियन टेरिटरी हमारा होगा। तो ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया एक अग्रेसर है। और इसकी आड़ में ये पब्लिक ओपिनियन अपनी जनरेट करने की कोशिश करे। इसकी आड़ में ये अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर इसका फेल हो जाते इंडिया के ऊपर, तो ये अटैक कर सकते। ओके, तो सर पॉसिबिलिटी। हाँ जी, तो सर आप एक बात बताएं कि इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? आर वी रेडी, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारे एलाइज हैं, रशिया है, US है, इनफैक्ट हमारा फ्रांस भी बहुत अच्छा एलाई है, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट इमेज देने के लिए रह गए हैं या एक्चुअल में भी ये लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि मुझे इतना तो वाजिब है कि अगर चाइना ने अटैक किया इंडिया पे, या इंडिया और चाइना का थोड़ा सा वॉर हुआ इवन शॉर्ट टर्म, तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपने कम से कम एयरफोर्स के जो उसके एयर बेस हैं वो सरगोधा है और भी अलग अलग हैं, वो चाइना को बिल्कुल उपलब्ध करवाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सर US सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के लिए है या उससे आगे भी बढ़कर कुछ करेगा, नंबर 1? और नंबर 2, क्या इंडिया इतना कैपेबल एनफ है कि उसको एक सॉलिड काउंटर पंच चाइना को दे सके? आपका क्या ओपिनियन है सर? ओके, पहले एलाइज की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का आपको मैं ट्रैक रिकॉर्ड, कोई भी कंट्री को जानने के लिए उस कंट्री की साइकी को जानना बहुत जरूरी है। उसकी लीडरशिप की साइकी को जानना बहुत जरूरी है। US ने इराक में क्या किया, US ने सीरिया में क्या किया, US ने अफगानिस्तान में क्या किया, US ने
फ्रांस के साथ क्या किया कि जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन डील थी उसको कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। ये सब एक जो लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने लोग यहाँ पाल रखे, वो उनको फंड करता रहता है कि भाई आप आप इसको हाइप दो इंडिया और यूएस के रिलेशंस की। ये सब आज चाइना की वजह से इंडिया यूएस की तरफ झुकाव में है और लार्ज अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जो एलएसी में डिप्लॉयड है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया हुआ। तो यूनाइटेड स्टेट्स की तो इंडस्ट्री गोल्ड माइन बन गई और इंडिया से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए जो पहले नहीं आ रहे थे। और यूनाइटेड स्टेट्स हमसे क्या खरीद रहा है मुझे बताओ, हम ही खरीद रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो जरूरत ज्यादा किसकी है? और क्वाड की जो बात करते हैं लोग कि भाई अभी हमारे पास आ गया है क्वाड, वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज प्योरली इकोनॉमिक अलायंस। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग एलाई और समथिंग लाइक दैट। कल अगर लड़ाई होगी तो यूनाइटेड स्टेट्स अपनी फौज को लद्दाख में नहीं भेजेगा। हाँ जी, हाँ जी। डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन कि यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी इकट्ठे लड़ेगी, कभी नहीं होगा ये। ज्यादा से ज्यादा यूएन में हमारी मदद अपना कर सकता है इशू रेस करके, और वहां पे चाइना उसको वीटो कर देगा। बिकॉज सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होनी है तो पांचों देश को उसमें अपनी हामी देनी पड़ती है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है इंडिया को। दूसरा, अगर इंडिया उससे एमुनिशन मांगता है, हथियार मांगता है तो वो दे देगा, फ्री में थोड़ी दे रहा है, कॉस्ट है इंडिया के ऊपर। अच्छा, दूसरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई हमारी यूएस के साथ ऐसी कोई भी एग्रीमेंट नहीं है या ट्रीटी नहीं है कि अगर इंडिया वॉर पे जाता है तो यूएस भी शामिल हो जाएगा इंडिया के साथ। 1971 में हमारी रशिया के साथ एक ट्रीटी, हाँ जी, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसमें जब यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूनाइटेड किंगडम ने अपनी नेवीज को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में उतार दिया था, ये रशिया ही था जिसने अपनी डिस्ट्रॉयर्स को बेच के, अपनी नेवल शिप्स को बेच के यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन की नेवीज को वहीं पे रोक दिया और एक वार्निंग दे दी थी कि अगर आप इस लाइन से आगे बढ़ेंगे तो हम आपके ऊपर फायर करेंगे। इसको बोलते हैं एलाई। और हम एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे थे कि हम रशिया से दूर जा रहे। और अभी जो पुतिन का विजिट हुआ है, हमने अपनी गलती को सुधारा और ये जो S-400 आपका मिसाइल सिस्टम आ रहा है रशिया से, पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स के पास गए थे उनका पैट्रियट सिस्टम लेने के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको मना कर दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिपेंडेंस एक देश के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, अपनी डिपेंडेंसीज को बैलेंस रखना चाहिए। और रशिया अभी इंडिया में इंडस्ट्री लगा रहा है, AK-203 राइफल की अमेठी में लग रही है,
और पूरी रशिया की मदद से लग रही, और 3-4 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रशिया ने साइन कर दी, और वो जितना भी इक्विपमेंट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अभी आप मुझे बताओ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कितनी इंडस्ट्री इंडिया में लगाई? बट सर उसने, लॉकहीड मार्टिन ने ऑफर तो किया था कि अगर आप हमारे F-18 लेते हैं तो हम F-16 के इनफैक्ट कई सारे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। देखिए, ये नॉकडाउन किट्स आएंगी इंडिया में, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी के साथ उनको फिट किया जाए। असेंबली। लॉकहीड लॉकहीड कुछ यहाँ मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं। वो आपको किट्स दे देगा और बोलेगा ओके आप इसमें फिट कर दो अपनी गाड़ियों में और अपने एयरक्राफ्ट में। अभी जो इंडिया के लिए, अभी जो आपका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इंडिया के लिए ऑप्शंस क्या है चाइना को काउंटर करने की। अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक समरी निकाली, और अगर आप उस समरी को, दो इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट्स उसमें से मैंने निकाले उस समरी में से, वो बोलते हैं कि जहां पे डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ और पीएलए वहां मौजूद है, वहां पे अपने फोर्स लेवल हमको बढ़ाने चाहिए, और हमको अपनी फोर्सेस की रीअलाइनमेंट करनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर दी। नेक्स्ट इज, हमने अपनी फौज को मजबूत बना। आज हम लोग, हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम चाइना को अटैक कर सकते। हम अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते, हमारे पास इतनी फौज है और हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम चाइना को अंदर नहीं आने दे सकते। वो कैपेबिलिटी है हमारे पास, पर हमारी फौज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना का जो है ना अटैक करे अंदर और उसकी टेरिटरी का कब्जा कर ले। तो हमको उस कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर, और दूसरा जो हमारी जो इंडस्ट्री है, हम ये जो आत्मनिर्भर भारत, ये 5 साल से मैं सुन रहा हूं। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। हमने 83 तेजस एयरक्राफ्ट मार्क 2 HAL पे ऑर्डर किए, और आप HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी जानते हैं, 12 एयरक्राफ्ट। तो 7 साल लगेंगे हमको लेने में। चाइना वेट करेगा हमारे लिए 7 साल, या हम उनका वेट करेंगे? तो ये जितनी भी कैपेबिलिटी है, दूसरा जो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस, ये सब होने के बावजूद जो अभी LAC पे हो रहा है, अब पिछले 11 महीने में हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड है वो एक रिकॉर्ड हुआ है। 114 बिलियन डॉलर, जिसमें ऑलमोस्ट 88 बिलियन डॉलर हमने चाइना से इंपोर्ट किया। आज आपकी जितना भी रॉ मटेरियल है आपकी दवाइयों का, बिकॉज हमने तो इसका रॉ मटेरियल बनाना बंद कर दिया, हाँ जी, बिकॉज चाइना से हमको सस्ता मिलता था। पूरी दवाइयों का रॉ मटेरियल चाइना से आता। पूरे हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, जितने भी चिप्स हैं गाड़ियों के, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल दैट, मोबाइल फोन्स हैं, ये सारे चाइना से। तो जब तक हम चाइना को पिंच नहीं करेंगे, या उसको कोई ऐसा ये 100 एप्स को आपने बैन कर दिया है, इससे आपको क्या अचीव हो रहा है मुझे बताओ। तो जहां पे आपको एक्शन लेना चाहिए था वहां पे आपने एक्शन लिया नहीं, और
ये एक्शन एक बहुत ही बोल्ड एक्शन है, बिकॉज अगर हम चाइना के साथ अपना ट्रेड अपना बंद कर देते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करे। क्वेश्चन ये भी है, ये दवाइयां जो है हमारे पास कहां से आएंगी। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है दवाइयों की इंडिया में, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इस पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक बैलेंस डिसीजन होगा। गवर्नमेंट को अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है हमारे कंट्री में, और हमारे जो भी आपके लेबर लॉज हो गए, आपके लैंड लॉज हो गए, वो सब में बदलाव आना है। ये प्रेजेंट जो हमारे जो अभी आप मैं बताता हूँ, आपके बॉर्डर एरिया एलएसी में बीएसएफ ने और इंडियन आर्मी ने आइडेंटिफाई किया था कि 50 बॉर्डर आउटपोस्ट बनने हैं, और वो इसलिए नहीं बन पाए बिकॉज उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली। तो चाइना तो नहीं सोचता एनवायरमेंट के बारे में। अगर चाइना को अपनी फौज के लिए अगर इसको गांव वहां पे खड़े करने हैं और हाईवे बनाना है, रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, तो चाइना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए थोड़ी वेट करेगा। बिल्कुल सर, पर बिल्कुल। हमारे कानून ही ऐसे हैं जो एक बंदिश बन के रह गए इंडिया के लिए। और आपने सुना होगा कि वहां उत्तरांचल में हमने बॉर्डर एरियाज में जब हमने रोड्स को वाइडन करने के लिए प्रपोजल भेजा तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, और उसमें बताया गया कि भाई ये सारे जो पेड़ हैं इसको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनवायरमेंट का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो हमारी सोच, और इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत सही फरमाया सर आपने। बहुत जरूरी है कि हम सबको मिलके यूनिटी के साथ ये सिचुएशन का सामना करें। बिल्कुल सर। और बहुत अच्छे से आपने समझाया और हर क्वेश्चंस का आपने बहुत डिटेल से आंसर दिया, और बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं कि हमें एज ए यूनिट बनाकर, एक इकट्ठा होकर हमें अपने एनिमी का सामना करना है, और कम से कम नेशनल इंटरेस्ट को लेके हमें एकजुट रहना है, चाहे पॉलिटिकल हो, डिफेंस हो, हमारी डिप्लोमेसी हो, सबको लेके हमें एक रहना है, तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। तो सर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल पे आए, मेरे शो पे आए और इतने अच्छे से आपने थैंक यू पुष्कर, समझाया। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद सर। वॉज अ प्लेजर। जय हिंद।